नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आजकल जो खबर आपको दिखाई जा रही है, बार बार दिखाई जा रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में 2024 के फाइनल में, जी हाँ, 2 महीने बाद जो फाइनल होने जा रहा है, इसमें बीजेपी 370 पार है और जो एनडीए है वो 400 पार है। यानी बीजेपी इस चुनाव में 370 सीटें लेके आ रही। मोदी जी बीजेपी के लिए 370 सीटें लेके आ रहे हैं और जो गठबंधन है बीजेपी का एनडीए, वो 400 पार जा रहा है, 400 सीटें लेकर आ रहा है, रिकॉर्ड सीट्स। इससे पहले 400 के पार 40 साल पहले राजीव गांधी गए थे। वो रिकॉर्ड हो सकता है, या तो मोदी बराबर कर लें या तोड़ दें। अब अंदर की खबर ये है, जो ज़मीनी खबर है वो ये है कि बीजेपी का कुछ महीने पहले जो इंटरनल सर्वे है, जो उनका अपना सर्वे है, और बड़ा एक्यूरेट सर्वे होता है मोदी जी के चाणक्य का, ये जो इंटरनल सर्वे है वो कह रहा है बीजेपी 250 से 270, 250 टू 270, 250 से 270 के बीच में खड़ी हुई है। यानी मेजॉरिटी मार्क जो 272 का है उससे भी 2 कम। अब ये जो सर्वे है साहब, ये सर्वे गुजरात की एक संस्था ने कराया, एक ऐसी संस्था जो मोदी जी के साथ 2014 से लगी हुई है। ये उसका सर्वे है, 250 से 270, 250 टू 270, इंटरनल सर्वे ऑफ बीजेपी के अंदर की बात। अब दोस्तों, मैं कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं कह रहा हूँ। हकीकत ये है कि ये जो सर्वे, इंटरनल सर्वे हैं, ये बीजेपी के जो रिपोर्टर्स हैं उनको भी पता रहता है, बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उनको भी पता रहता है, क्योंकि ये सर्वे मोदी जी के, नड्डा जी के, शाह साहब के टेबल पर रहते हैं। और हकीकत ये है कि इन्हीं सर्वेस की वजह से कहीं ना कहीं मोदी और शाह में आपको बेचैनी दिखेगी। और पिछले 1 महीने में कई बड़े फैसले जो मोदी और शाह ने लिए, जो गुजरात लॉबी ने लिए, उसके पीछे रीजन ही यही है कि बीजेपी 272 को अभी भी टच नहीं कर पा रही। ये भीतर की रिपोर्ट कहती है। और जो फैसले लिए हैं महीने भर में, आप उन्हीं पर अगर गौर करें तो आपको यकीन हो जाएगा कि मोदी बेचैन क्यों है। और सबसे पहला जो फैसला था, जो आप कह सकते हैं दिसंबर के आखिर या जनवरी में किया गया, कि ईडी को फिर से सक्रिय किया गया। नंबर 2, मोदी जी ने बिहार में अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए नीतीश और लालू यानी आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन ही तोड़ दिया, क्योंकि ये गठबंधन थोड़ा आगे था बीजेपी से। नीतीश को वापस लेके आए। तीसरा, झारखंड संभल नहीं रहा था, कई बार कोशिश की गई, झारखंड हाथ नहीं आ रहा था, तो अल्टीमेटली झारखंड की 14 सीटों पर कहीं ना कहीं धमक बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ही जेल भेज दिया। एक और ऑपरेशन किया उन्होंने, उत्तर प्रदेश में किया, जाट बेल्ट में किया। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव के बड़े पुराने दोस्त, जिगरी दोस्त, ये दोस्ती तोड़ दी। जयंत चौधरी को अब वो बीजेपी में लाने वाले हैं। कुछ ही दिन में हो सकता है जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो जाए। उधर महाराष्ट्र में एक और फैसला उन्होंने लिया। अशोक चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस, इनको वो बीजेपी में लेके आए। हालांकि अशोक चौहान पे कई आरोप हैं, ईडी और सीबीआई की जांचें भी हैं, और भी कई नेता अशोक चौहान के साथ आ सकते हैं। एक और बड़ा फैसला, ये सब महीने भर का मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल पर फिर से उन्होंने ईडी को एक्टिवेट किया है। और जो खबरें मिल रही हैं, केजरीवाल को जेल भेजा जा सकता है। केजरीवाल को जेल भेजने से कहीं ना कहीं पंजाब थोड़ा सा पोजीशन ख़राब हो गया आम आदमी पार्टी की। जो गठबंधन है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में, उसके समीकरण बिखर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक झटका जो है इस समीकरण को गुजरात में भी लग सकता है, जहां 1-2 सीटें इस बार अपोजिशन को मिल सकती। तो केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी। हरियाणा में जहां खट्टर सरकार, भाजपा की खट्टर सरकार बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में, और किसान आंदोलन ने और आग में घी डाल दिया है, वहाँ पर भूपिंदर हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, जी हाँ, कांग्रेस के 2 मजबूत नेता, बाप बेटे, पिता पुत्र, इन पर भी नजर है, ये रडार पर हैं अमित शाह के। और कमलनाथ, जो सिख रॉयट्स की वजह से वो आ नहीं पाए, लेकिन अभी भी उनके बेटे पर नजर है, क्योंकि एक सीट कमलनाथ के बेटे को अगर तोड़ा जाए तो एक सीट जो श्योर शॉट है
कांग्रेस के लिए, वो जा सकती मध्य प्रदेश। तो ऐसे कई फैसले हैं जो महीने भर में लिए, और ये फैसले बताते हैं कि जमीन पर मोदी जी वाकई कहां खड़े हैं। अब जहां 370 सीटों के दावे हो रहे हैं, वहां पर सच्चाई यह है कि 270 अगर बीजेपी छू ले, 272 छू ले तो बड़ी बात होगी। उसकी एक वजह यह है कि 4 बड़े राज्य, 4 बिग स्टेट्स अभी भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं लेकर आ रहे हैं। हालांकि बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं इन स्टेट्स में, खबर अच्छी नहीं है। बहुत कुछ करने के बाद भी अच्छी खबर नहीं। जैसे नंबर 1 बंगाल, 42 सीटों वाला ये राज्य है, 15 सीटों से ज़्यादा बीजेपी, जो सर्वे बताते हैं 15 सीटों से ज़्यादा बीजेपी बढ़ नहीं रही। पिछली बार 18 सीटें बंगाल मिली थी। अगर आप बिहार देखें तो बिहार में जहां पिछली बार मोदी जी स्वीप कर गए थे, 40 में से 39 सीटें, 39 सीट्स आउट ऑफ 40 नीतीश उनके साथ थे। इस बार भी नीतीश को उन्होंने इसलिए लिया है कि पहले कुछ महीने पहले ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी 17-18 सीटों से आगे नहीं बढ़ रही है बिहार में, लेकिन फिर भी 25 से 30 सीटों के बीच में बीजेपी झूल रही है बिहार में। सीधे सीधे 10 सीटों का घाटा आप कह सकते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने के बाद, शरद पवार की पार्टी तोड़ने के बाद, अशोक चौहान फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के, उनको लाने के बाद, सारा ऑपरेशन सर्जरी करने के बाद भी 48 में से 41 सीटें जो 2014 और 19 में एनडीए को मिली थी, मोदी जी को मिली थी, 25 से ज़्यादा ये गिनती बढ़ नहीं रही। काफ़ी बड़ा नुकसान है वहाँ पर। कर्नाटक में भी कई सीटों का नुकसान है। पिछली बार 26 सीटें ले गए थे मोदी जी कर्नाटक से, इस बार तो सरकार ही बदल गई। और जो डीके शिव कुमार हैं कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और सिद्धारमैया जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी जो जोड़ी है, जिस तरह से अभी भी तमाम विवादों के बावजूद वो डटी हुई है, नुकसान वहाँ भी होगा, क्योंकि बीजेपी 26 की जगह हो सकता है 20 से नीचे आ जाए। कई सीटों का नुकसान वहाँ भी हो सकता है। तो ये जो 4 राज्य हैं, ये दुखती रग हैं। और सोचिए इसमें अगर आप हरियाणा को जोड़ दीजिए, या कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर अखिलेश कांग्रेस, और कहीं आखिरी वक्त पर हाथी घूमता घामता अगर आ गया इस काफिले में इंडिया के, तो झटका यहाँ भी लग सकता है। तो बहरहाल ये एक स्थिति है जहाँ पर मोदी जी एक कमज़ोर ज़मीन पर खड़े दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, मोदी जी 250 पर खड़े हैं या 250 के नीचे हैं। 250 के नीचे हैं जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा आज की तारीख में। इस गोदी मीडिया के दौर में कोई यकीन ही नहीं करेगा कि मोदी जी 250 पर भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि सारा प्रोजेक्शन गोदी मीडिया का है, इलेक्शन से महीने 1.5 महीने पहले। तो अगर 250 पे खड़े हैं तो मोदी जी को कौन साथ देगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर 270 पर हैं तो मोदी जी का क्या होगा? क्या मोदी 270 के आगे बढ़ रहे हैं जैसा कि दावा हो रहा है, या 250 के नीचे जा रहे हैं? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बीजेपी कहां पर खड़ी है? मोदी जी की नाव कहां पर है? मझधार में है या किनारे लगने जा रही है? और क्या नाव से उतर के फिर से वो शपथ ले पाएंगे इस बार? बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन। और आज जो एक्सपर्ट हैं वो भी बड़े महारथी हैं अपने अपने क्षेत्र के। अनुराग चतुर्वेदी जी हैं, 40-50 बरसों से इलेक्शन कवर कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। संदीप मनुधने हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सेफोलॉजिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, अर्थ को भी समझते हैं, तंत्र को भी समझते हैं, एनालिसिस बहुत अच्छी होती है। संदीप मनुधने इंदौर से, अनुराग जी यूँ तो मुंबई के हैं लेकिन इस वक्त दिल्ली में, दोनों से बात करते हैं। अनुराग जी, आपको लगता है कि जिस तरह से मोदी जी, चाहे वो जयंत चौधरी हों, पिछली बार 2014 में भी कुछ नहीं जीत पाए थे, 2019 में भी कोई सीट नहीं मिली थी जयंत चौधरी को, पिता पुत्र दोनों हारे थे। जयंत चौधरी के लिए भारत रत्न देना चौधरी चरण सिंह को, फिर अपने साथ बुलाना, फिर मैं देख रहा हूं अशोक चौहान के पीछे जो है जिस तरह से मोदी जी ने राज्यसभा दे दी, भूपिंदर हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा इनके पीछे लगे, छोटी छोटी पार्टियों के पीछे एक एक सीट के लिए जो संघर्ष है मोदी जी का, ये क्या बताता है कि अगर एक एक सीट के लिए संघर्ष है, 400 पार आदमी जो 400 पार जा रहा है, वो जयंत चौधरी, संजय निषाद, राजभर, अनुप्रिया पटेल, अशोक चौहान या फिर और जितने साथी हैं, उनके लिए इतना, आप कह सकते हैं कि मोदी जी झुकते क्यों चले जा रहे हैं एक एक सीट के लिए? देखिए, झुकना मोदी जी का स्वभाव नहीं है।
और मोदी जी ये जरूर जानते हैं कि अगर वो सत्ता में नहीं रहे तो उनके दिन बहुत बुरे आ जाएंगे। उनकी जो लोकप्रियता है वो तत्काल उनको एक कटघरे में रख देगी। लेकिन उनके दांव बड़े उल्टे पड़ रहे हैं। अगर जयंत चौधरी बिना किसान आंदोलन के उनके साथ में सम्मिलित होते तो उसका जलवा कुछ और होता था, या अशोक चौहान का अगर श्वेत पत्र में नाम नहीं होता, या जैसे उन्होंने अजीत दादा का नाम भोपाल में लिया और अगले दिन ही उनको ज्वाइन करवा लिया, तो ये उनका जो राजनीतिक विवेक है उस पे मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। और ये जल्दबाजी में, घबराहट में, और उनको आगत का खतरा लग रहा है। उनको ये मालूम लग रहा है, जैसे बहुत सारी बार, अभी मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक या दिन में वो केजरीवाल जी को जरूर गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि घबराहट में ही आदमी विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो हमारे यहाँ पे सूत्र में बोल दिया गया है, वही मुझे लग रहा है। और उनको पहले जो मेरी सूचना थी वो 220 के करीब वो पहुंच रहे थे। और ये जब उन्होंने दल बदल की जो अब अपनी राजनीति, या जो दल बदल का जो लालच दिया, ईडी का से जो डरवाया, ये 220 से 240 तक की दौड़ के 20 सीटों के लिए उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो आरएसएस की शुचिता थी, तो ये एक भय जो है वो मैं मोदी जी में देख रहा हूं। संदीप साहब, आप तो एजुकेशनिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, सेफोलॉजी में भी आप यकीन रखते हैं, और जैसा कि अनुराग जी कह रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आदमी के चेहरे को भी पढ़ लेते हैं आप। इतने आईएएस आईपीएस आपने तैयार करके देश को सौंप दिए पिछले 30 साल में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब चेहरे पढ़ने पे आपकी इतनी महारत है संदीप भाई, तो हमारे दोस्तों को बताइए कि मोदी जी का जो चेहरा आजकल आप पढ़ रहे हैं, वो चेहरा क्या कह रहा है? दीपक भाई, वो चेहरा कह रहा है कि मैं अति आत्मविश्वास से लबरेज हूं, मुझ पे यकीन करो, मैं तुम्हें 400 पार ले जाऊंगा। लेकिन जब अति आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति के चेहरे पे दिखता है तो सभी अनुभवी लोग ये बात जानते हैं कि उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भय, बहुत बड़ा डर और बहुत बड़ा संकोच कहीं ना कहीं ये छुपा होता है कि यदि मेरी कही ये बात सच नहीं हुई तो इसके पता नहीं कौन से विनाशकारी परिणाम मुझे झेलने पड़ेंगे। कई बार इसको साइकोलॉजी की भाषा में ओवर कंपनसेशन भी कहते हैं कि व्यक्ति जो नहीं होता है वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है बाय ओवर कंपनसेटिंग। फिलहाल अगर मैं नंबरों की बात करूं तो 370, अनुराग सर ने बिल्कुल सही कहा कि वो उसको कश्मीर 370 से राइमिंग करके लोगों में वही 2019 अगस्त की भावना पुनर्जागृत करके चाहते हैं कि लोग इमोशनली आगे बढ़ के वोट करें। वो अब काम नहीं होगा क्योंकि उस चीज को पूरी तरह से भुना लिया गया है अनेक राज्य चुनावों में। तो 2019 के अगर मैं वोटिंग परसेंटेज के साथ देखूं तो इनके सारे दावे 370 और 400 के हैं। 37.5% बीजेपी का वोट शेयर था और 44 या 44.5% एनडीए का वोट शेयर था। और 1984 के कांग्रेस के वोट शेयर से मैं कंपेयर करूं तो इनको उसमें 5% का इजाफा अकेले बीजेपी को या एनडीए के साथ लाना पड़ेगा 49% तक आने के लिए, और तब जाके ये किसी तरह 350 से 400 सीटों के बीच में बैठ पाएंगे। लेकिन 350 से 400 सीटें अकेले बीजेपी या बीजेपी प्लस एनडीए को मिलना 2024 में, इसका मतलब यह है कि बाकी के तमाम मजबूत क्षेत्रीय दलों का संपूर्ण सफाया ही हो जाना एक तरह से। उस बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक फिलहाल बिल्कुल नहीं रख सकता, क्योंकि जो जो अपने क्षेत्र में मजबूत हैं उनमें कहीं भी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। पर क्षेत्रीय दल जहां मजबूती से खड़े हैं, जो नहीं टूटे हैं, उनके पास बड़े राज्यों में अपने शेयर, अपनी जगह बने हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अति आत्मविश्वास वाले चेहरे के पीछे बहुत ज्यादा चिंता छुपी हुई है, और इसीलिए हर चौराहे पर, हर होर्डिंग पर, हर यूट्यूब के विज्ञापन पर, हर जगह, हर रेलवे स्टेशन के टेलीविजन पर अब आपको केवल गोदी मीडिया और मोदी जी के ही विज्ञापन दिख रहे हैं। अगर ये लोग इतने ज्यादा श्योर होते तो इतनी इंटेंसिटी की जरूरत नहीं होती। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बात वैसी नहीं है जैसा हमें बताया जा रहा है। अनुराग जी, आप लगातार भ्रमण करते रहते हैं, कभी आप महाराष्ट्र में हैं तो कभी आप हरियाणा में हैं, कभी आप दिल्ली में हैं, कभी आप यूपी में हैं, बिहार की भी अनुराग जी आपके पूरी पल्स है आपके पास।
मैं ये जानना चाह रहा था कि मोदी जी एक ही शर्त पे 350 370 पहुंच सकते हैं, अगर वो बिहार स्वीप करें, पूरा 40 में 40 सीट ले जाएं, महाराष्ट्र को स्वीप करें, वो कर्नाटक में जबरदस्त परफॉर्मेंस दें, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 80 में 80 ले जाएं, उनको 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन करनी पड़ेगी। कम से कम 10-12 जो बड़े राज्य हैं, बंगाल, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, स्वीप, अगर वो स्वीप नहीं करते, झाड़ू नहीं लगाते, एक एक सीट जीत के नहीं ले जाते, 350 पार तो नहीं हो रहे कम से कम। आपको लगता है कि क्या महाराष्ट्र में 48 में से 45 सीट मोदी जी ले जाएंगे? आपको लगता है क्या? मुझे महाराष्ट्र में अभी भी लगता है कि 20 से 25 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और एकनाथ शिंदे और अजीत दादा उनके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी साबित होने वाले हैं। ये इन चुनाव में मालूम पड़ेगा। संदीप, सवाल मेरा यह है कि मोदी जी का जो प्रोजेक्शन है इस बार, वो है विकसित भारत, और विकसित भारत, ये जो बजट था 2024 का, उसमें भी उसका टेबल रखा था। विकसित भारत संक्षेप में मैं बताऊं तो 3 चीजें हैं जो मोदी जी ने प्रॉमिस करी हैं। एक, रोजगार के जबरदस्त अवसर वो मोदी जी देने जा रहे हैं अगर वो जीतते हैं चुनाव तीसरी बार। दूसरा है संसाधन, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं जहां चीन के समानांतर एक अर्थव्यवस्था खड़ी करेंगे। और तीसरा जो उनका पॉइंट है कि हर आदमी को इकोनॉमी से जोड़ना, और देश को, वो जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो विकसित भारत का जो एक प्रोजेक्शन है, जिसमें सारे सांसद, सारे विधायक गांव-गांव तक ये मैसेज लेके जा रहे हैं, संकल्प यात्राएं हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी की बात मोदी जी कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के सुधारने की बात कर रहे हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात कर रहे हैं, चीन के समानांतर इकोनॉमी की बात हो रही है, जहां भारत, अमेरिका और चीन के एकदम बराबरी खड़े होने की बातें हो रही, क्या आपको लगता है कि ये विकसित भारत एक खोखला नारा है, या वाकई आपको लगता है कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो चीजें जमीन पर उतारेंगे वो? देखिए, कौन नहीं है जो विकसित भारत चाहेगा। यहां मौजूद तीनों लोग चाहते हैं कि भारत विकसित हो, लेकिन उस विकसित भारत की परिभाषा क्या होगी? मोदी जी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लीडर इज ऑलवेज अ डीलर इन होप। लीडर वो व्यक्ति होता है जो उम्मीद लोगों तक लेके जाए, तो उसमें तो किसी को कोई शिकायत नहीं। लेकिन हमें यह देखना है कि विकसित भारत का जो पिछले 10 साल का मॉडल हमारे सामने है, 10 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है किसी भी विचारधारा को सही ढंग से जज करने के लिए। इन 10 सालों में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि मोदी जी का, बीजेपी का जो अर्थतंत्र का मॉडल है, उस मॉडल में रोजगार की कोई परिकल्पना ही नहीं है। ये लोग रोजगार की बात ही नहीं करते हैं, अगर बात करते हैं तो एकदम एम्बिगुअस टर्म्स में करते हैं, मोटे मोटे टर्म्स में। ये नहीं बताते कि हमने इतने नए रोजगार पैदा किए, अगर किए तो हजारों या लाखों में बात करते हैं। जबकि मोदी जी 2014 में चुनावी रैलियों में प्रतिवर्ष 2 करोड़ नई नौकरियों का वादा करके सत्ता में आए थे। सत्ता में आते ही उन्होंने उस चीज पे से ध्यान ही हटा लिया। आज अगर आप मेरी बात माने, जो मैं 30 साल से अर्थतंत्र का गहन अध्ययन करता आया हूं, बहुत सरल है, जो सारे लोग जो पढ़ते हैं अर्थतंत्र जानते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को आज 10% इकोनॉमी बोलना गलत नहीं होगा। 10% इकोनॉमी का मतलब यह होता है दीपक जी कि भारत के रिसोर्सेस, भारत की आर्थिक ताकत, भारत के संसाधन और संसाधन जनरेट करने की ताकत हमारे समाज के टॉप 10% के हाथों में चली गई है। बाकी का 90% एक तरह से लाचार बेसहारा हो गया है। जब मैंने आपको पिछले खंड में बोला था कि 70-80% एमएसएमई बंद हो गए पिछले 6 साल में, भारत में टोटल जितनी भी आबादी जो कि कार्यरत आबादी है, उनमें 90% लोग या तो एग्रीकल्चर में है या माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज में है। फॉर्मल सेक्टर तो 10% से भी कम है, बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर। और अगर इस 90% में कृषि की हालत इतनी खराब है, हम देख रहे हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, और एमएसएमई में 70% एमएसएमई यूनिट्स ही बंद हो गए, हम किस रोजगार की बात कर रहे हैं? हालात रोजगार के फ्रंट पे खराब है। जो भी अगली सरकार बनाएगा, मोदी जी बनाए या विपक्ष के आज के लोग बनाए, उनके लिए अगर ये प्रथम प्रायोरिटी बनी
तो फिर उस विकसित भारत की परिकल्पना सच होती दिखेगी जहां नागरिक उसके सेंटर में है। अगर विकसित भारत में नागरिक पे फोकस नहीं है और सड़कों पे, पुलों पे, फैक्ट्रियों पे फोकस है, तो वो विकसित भारत किसके लिए है? सिर्फ 10% लोगों के लिए? तो मैं तो उससे एग्री नहीं करता। मेरा ऐसा मानना है अभी बहुत लंबा, और चाइना के साथ अगर हम बात करें तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हम 3.5-4 ट्रिलियन में, चाइना 20 ट्रिलियन में। जी, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कमेंट अनुराग जी। जैसा इन्होंने कहा कि रोजगार की बात करना बिल्कुल बेमानी है, छल है। जो रोजगार आपने दिया ही नहीं, फिर से आप जबरदस्त रोजगार की एक अवसर लेके आ रहे हैं, इस तरह का वादा आप विकसित भारत में कर रहे हैं। आपको लगता है कि छल से चुनाव जीता जा सकता है? क्या इस देश में छलिया कामयाब हो सकता है? क्या हमारी जो जनता है, जो वोटर है, जो कलेक्टिव विजडम है इस देश की, क्या आपको लगता है कि इस छलिया के बहकावे में तीसरी बार आ जाएगी? मोदी जी 272 पार कर लेंगे? चतुर्वेदी जी। मुझे ऐसा लगता है, मैं संदीप भाई की इस बात से सहमत हूँ कि 10% लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया है। और नागरिकों के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग बाग पिछले 10 सालों में सब्जेक्ट बन गए, और अब जो अगर मोदी जी फिर से आ जाते हैं तो हम लोग सब्जेक्ट की जगह स्लेव बन जाएंगे। तो ये जो गुलामी की जो प्रक्रिया है ये हो जाएगी। और छलिया के लिए तो मुझे राज कपूर का ही एक गीत याद आता है, छलिया मेरा नाम, छल्ला सबका काम, तो मेरा काम। तो लेकिन राज कपूर को मैं एक भोला भाला इंसान मानता हूँ, और उसकी जो भारत जब आजाद हुआ था और जो हमारी सपने थे उनको उनकी फिल्मों में दिया जाता था। लेकिन ये जो है ये छल, असली छल है, ये कृष्ण का छल नहीं है। ये अगर हमारे ग्रंथों को देखा जाए तो ऐसे छल वालों को काफी सजा भी मिलती है। लेकिन अभी ये मेरे लिए कहना मुश्किल है कि छल कपट जीतते हैं या छलिया जीतता है। चलिए, छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम। अब हालांकि नेता अभिनेता में बहुत ज्यादा, अनुराग जी, अब अंतर नहीं रहा, बहुत ब्लर्ड लाइन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक अग्नि परीक्षा अगर विपक्ष की है तो सबसे बड़ी जो अग्नि परीक्षा इस बार है इस छल को दूर करने के लिए, वो जनता की है, वोटर की है। लिटमस टेस्ट डेमोक्रेसी का है, और डेमोक्रेसी लोगों से चलती है। लोगों का भी, इस देश के आवाम का भी लिटमस टेस्ट है। आप दोनों लोग आए, बेबाकी से बातचीत हुई, और संदीप जी ने जो एक अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर पेश करी, मैं उसके लिए भी उनको अपनी दोस्तों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।